हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक स्मॉल कैप मल्टी बैगर स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं, फुल एनालिसिस करने वाले हैं, जिसका नाम है बोंडाडा इंजीनियरिंग लिमिटेड। गाइज, ये जो स्टॉक है इसने पास्ट 1 ईयर में अपने इन्वेस्टर्स को 2000% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। पिछले साल ही ये स्टॉक लिस्ट हुई है और तब से अभी तक की बात करें तो लगभग 2200-2300% के रिटर्न्स बन चुके हैं यहाँ पर इन्वेस्टर्स के। तो अभी हम डिटेल्स में इस स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी की बिजनेस को समझते हैं, क्या काम करती है कंपनी। तो चलो शुरू करते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन 2012, बोंडाडा इंजीनियरिंग लिमिटेड प्रोवाइड्स इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन यानी कि ईपीसी सर्विसेज एंड ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस यानी कि ओएनएम सर्विसेज टू कंपनीज ऑपरेटिंग इन द टेलीकॉम एंड सोलार एनर्जी इंडस्ट्री। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये जो कंपनी है ये ईपीसी एंड ओएनएम सर्विसेज देती है। किस सेक्टर को? तो टेलीकॉम एंड सोलार एनर्जी सेक्टर को। लाइक टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जो भी टेलीकॉम कंपनीज होती हैं उनको अगर टेलीकॉम टावर्स पोल्स वगैरह सेटअप करने होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये टावर्स पोल्स वगैरह सप्लाई भी करती है एंड साथ ही साथ उनको सेटअप करने का भी काम करती है। इसके अलावा वहां पर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का भी काम कंपनी करती है। फिर यहाँ पर हम ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की बात करें तो उसके अंदर भी कंपनी मेंटेनेंस का काम करती है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम सोलार एनर्जी इंडस्ट्री की बात करें तो इस इंडस्ट्री के अंदर कोई अगर कंपनी है जो कि सोलर पावर प्लांट सेटअप करनी चाहती है तो सोलर पावर प्लांट ये कंपनी सेटअप करके देती है। साथ ही साथ उसके अंदर भी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी और भी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन यहाँ पर ले लेते हैं। बिजनेस प्रोफाइल देखो। द कंपनी प्रोवाइड्स पैसिव टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज विच इंक्लूड सेल साइट कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ टेलीकॉम टावर्स with civil, electrical and mechanical works, supply of poles and towers, laying and maintenance of optical fiber cables, supply of power equipment and other telecom infrastructure related services to major telecom companies and telecom tower operators in India। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इनके बिजनेस के बारे में सारी चीजें बताई जा रही है कि टेलीकॉम सेक्टर के अंदर किस प्रकार की बेसिकली इनकी काम है। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली ये ईपीसी का काम करती है, जिसमें देखो क्या क्या इंक्लूड है। सेल साइट कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ टेलीकॉम टावर्स विथ सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वर्क्स। साथ ही साथ देखो ये सप्लाई ऑफ पोल्स एंड टावर्स का भी काम करती है। लेइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स जो कि अभी हमने डिस्कस किया था। सप्लाई ऑफ पावर इक्विपमेंट एंड अदर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सर्विसेज। ठीक है, फिर देखो प्रोजेक्ट्स। द कंपनी हैज इंस्टॉल्ड ओवर 11,600 टेलीकॉम टावर्स एंड पोल्स, आउट ऑफ विच 7700 टेलीकॉम टावर्स एंड पोल्स वेयर इंस्टॉल्ड इन द लास्ट 3 ईयर्स। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अभी तक ये जो कंपनी है ये 11,600 टेलीकॉम टावर्स एंड पोल्स इंस्टॉल कर चुकी है, जिसमें पास्ट 3 ईयर्स की अगर हम बात करें तो सिर्फ पास्ट 3 ईयर्स में 7700 टेलीकॉम टावर्स एंड पोल्स कंपनी ने इंस्टॉल की है। चलो, काफ़ी अच्छी बात है। फिर यहाँ पर देखो बिजनेस सेगमेंट्स को डिस्कस करते हैं। तो देखो सिर्फ इनकी ईपीसी सर्विसेज का काम नहीं है या फिर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का ही सिर्फ काम नहीं है, इसके अलावे यहाँ पर ये जो कंपनी है ये मैन्युफैक्चरिंग की भी काम करती है। चलो समझते हैं बिजनेस सेगमेंट्स को। फर्स्ट सेगमेंट है यहाँ पर ईपीसी सर्विसेज। तो ईपीसी सर्विसेज के अंदर क्या क्या सर्विसेज कंपनी देती है? टेलीकॉम टावर ईपीसी, टेलीकॉम ओएफसी ईपीसी, सोलर ईपीसी। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेगमेंट है यहाँ पर ओएनएम सर्विसेज। तो ओएनएम सर्विसेज के अंदर क्या क्या है? टेलीकॉम टावर ओएनएम, टेलीकॉम ओएफसी ओएनएम, सोलर ओएनएम। ठीक है, तो ये सब सर्विसेज कंपनी देती है एंड उसके बाद यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का भी काम कंपनी करती है। देख सकते हो यहाँ पर टावर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, आर्क ब्लॉक्स, यूपीवीसी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट्स हैं
इन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनीज के द्वारा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, रेवेन्यू बाइफर्केशन को डिस्कस करते हैं। अब देखो गाइस, यहाँ पर जो भी डेटा दी हुई है वो FY22 के अकॉर्डिंग दी हुई है। 24 में आपको कुछ ऊपर नीचे परसेंटेज में देखने को मिल सकती हैं। तो FY22 के अकॉर्डिंग EPC सर्विसेज से कंपनी की जो टोटल रेवेन्यू आती थी वो 64% की आती थी। मतलब मेजर रेवेन्यू इनकी जो आती है वो यही सेगमेंट से आती है, EPC सर्विसेज के माध्यम से ही आती है। फिर O&M सर्विसेज के माध्यम से 14%, टावर मैन्युफैक्चरिंग से 11.5% एंड फिर आर्क ब्लॉक्स के माध्यम से 7%, UPVs के माध्यम से 3.5%। ठीक है, तो ये रहा रेवेन्यू बाइफर्केशन। आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन। तो देखो, कंपनी हैज वर्कड ऑन मोर देन 11,600 टेलीकॉम साइट्स इन 7 स्टेट्स इन इंडिया। तो देखो, कंपनी अभी तक 11,600 टेलीकॉम साइट्स के ऊपर काम कर चुकी है। इट हैज कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट्स वर्थ मोर देन 515 करोड़ इन द लास्ट 3 years इन टेलीकॉम टावर EPC एंड सोलार EPC सेगमेंट्स। तो देखो, लास्ट 3 years की अगर यहाँ पर हम बात करें तो लास्ट 3 years में टेलीकॉम टावर EPC एंड सोलार EPC सेगमेंट्स के अंदर कंपनी 515 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा की कॉन्ट्रैक्ट्स कंप्लीट कर चुकी है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक भी जो इनका है ये बढ़िया है। देखो, कंपनीज ऑर्डर बुक फॉर टेलीकॉम OFC EPC एंड O&M स्टूड एट 235.5 करोड़ एज ऑफ मार्च 2023। अब देखो गाइज, यहाँ पर मार्च 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी की जो टोटल ऑर्डर बुक है वो है 235.5 करोड़ की। किस सेगमेंट के अंदर? टेलीकॉम OFC EPC एंड O&M सेगमेंट के अंदर। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि कंपनी की जो मेजर रेवेन्यू आती है वो EPC के माध्यम से आती है। EPC के अंदर भी 2 सेगमेंट्स हैं, टेलीकॉम सेगमेंट है एंड फिर यहाँ पर सोलार एनर्जी सेगमेंट है। तो इन दोनों सेगमेंट में से अगर हम बात करें कि किसमें ज़्यादा कंपनी काम करती है, किसके माध्यम से ज़्यादा कंपनी की रेवेन्यू आती है, तो वो है टेलीकॉम सेगमेंट। ठीक है, तो टेलीकॉम के अंदर EPC के माध्यम से कंपनी की ज़्यादा रेवेन्यू आती है। बाकी देखो, आगे चलकर चेंज भी हो सकती है, हो सके तो ज़्यादातर कंपनी को ऑर्डर्स मिलने लगे सोलार एनर्जी EPC के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। अब देखो, रेवेन्यू कंसंट्रेशन को डिस्कस करते हैं। तो ये देखो, FY23 के अकॉर्डिंग बताई जा रही है। टॉप कस्टमर से कंपनी की जो रेवेन्यू आती है वो आती है 54% के अप्रॉक्स। अगर हम टॉप 5 कस्टमर्स की बात करें तो टॉप 5 कस्टमर से कंपनी की रेवेन्यू आती है 92.5% के अप्रॉक्स। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये एक बड़ी रिस्क हो सकती है। टॉप 5 कस्टमर्स के ऊपर कंपनी की डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है। इसमें से 1-2 कस्टमर्स भी अगर कंपनी से काम करवाना छोड़ देती है तो फिर इनके रेवेन्यू के ऊपर काफ़ी इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन देखो, कंपनी जो डिपेंडेंसी है वो धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर रही है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन FY22 में टॉप 5 कस्टमर से 96% की रेवेन्यू आती थी, जो कि 23 में घटकर 92.5% हो चुकी है। ठीक है, चलो बढ़िया है, डिपेंडेंसी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई क्लाइंट्स इनको छोड़ देते हैं, दूसरे कंपनी को पकड़ लेते हैं, तो ऐसे में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा अगर डिपेंडेंसी ज़्यादा नहीं होती है उस स्पेसिफिक क्लाइंट के ऊपर तो। ठीक है, चलो अभी गाइज हमने कंपनी के बिजनेस को अच्छी तरह से डिस्कस किया है। उम्मीद है कि बिजनेस को अब आप लोग समझ चुके होंगे। अब चलो यहाँ पर हम फंडामेंटल रेशियोज को भी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केट कैप की बात की जाए तो 7,814 करोड़ की मार्केट कैप है, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। फिर स्टॉक पी की बात करें तो 175 है, इंडस्ट्री पी 39.1 की है। देखा जाए तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले में स्टॉक की पी काफ़ी हाई है। अगर हम मीडियन पी से कंपेयर करें तो देखो, मीडियन पी है 80.4 की, और मीडियन पी के कंपैरिजन में भी स्टॉक की पी काफ़ी हाई है।
फिर पीजी रेशियो की बात करें तो 5.53 की पीजी रेशियो है। तो पीजी रेशियो के अकॉर्डिंग भी देखें तो स्टॉक की वैल्यूएशन काफ़ी हाई है। हाई वैल्यूएशन पर ये जो स्टॉक है ये ट्रेड कर रही है फिलहाल। फिर यहाँ पर देखो आरओसी की बात करें तो 35.5% बढ़िया है, आरओई भी बढ़िया है 37.2%। फिर यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 63.3%, प्लेज परसेंटेज 0 है, चलो ठीक है। करंट प्राइस 723 की, 52 वीक हाई 754 और लो है 31.4 की। फिर यहाँ पर बुक वैल्यू की बात करें तो 15 रुपये, डेप्ट है 62.5 करोड़ की, डेप्ट टू इक्विटी ज़्यादा नहीं है 0.39 की ही है, चलो ठीक है। फ्री कैश फ्लो 25.9 करोड़ की, डिविडेंड टेड 0.02%, फेस वैल्यू 10 रुपये की, ईपीएस 4.14 रुपये की। फंडामेंटल्स की ओवरऑल यहाँ पर हम बात करें तो बढ़िया है, लेकिन वैल्यूएशन यहाँ पर फिलहाल काफ़ी एक्सपेंसिव है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स के अंदर देखो काफ़ी बेहतरीन कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिल रही है। तो देखो यहाँ पर 287 करोड़, 334 करोड़, 371 करोड़ और फिर 801 करोड़, बहुत ही बढ़िया कंसिस्टेंसी के साथ कंपनी की सेल्स बढ़ रही है। फिर यहाँ पर ओपीएम के परसेंटेज की बात करें तो इसके अंदर भी हमें कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, मतलब मार्जिन को कंपनी बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेंटेन करके चल रही है, ठीक है। 6, 6, 8 और फिर 9%, ठीक है। फिर यहाँ पर नेट प्रॉफिट को डिस्कस करते हैं। नेट प्रॉफिट के अंदर भी हमें कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है, देख सकते हो यहाँ पर 9 करोड़, 10 करोड़, 17 करोड़ और फिर 46 करोड़। अब चलो यहाँ पर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ को भी डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स ग्रोथ की बात करें तो बहुत ही बढ़िया परसेंटेज में है। अगर यहाँ पर हम पास्ट 10 ईयर्स की बात करें तो ये डेटा तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन पास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो 29% से सेल्स बढ़ी है। फिर यहाँ पर पास्ट 3 ईयर्स की बात करें तो 41% से, टीटीएम में 116% से, बहुत ही गजब की ग्रोथ रही है कंपनी की सेल्स के अंदर। फिर यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ को भी डिस्कस करते हैं तो इसके अंदर भी हमें काफ़ी बेहतरीन परसेंटेज देखने को मिल रहे हैं। पास्ट 5 ईयर्स में 32%, पास्ट 3 ईयर्स में 75% और टीटीएम में 169%। देखो गाइज, अगर हम स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी उससे उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन भी यही होती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स मिले, वरना हम रिस्क क्यों लेते हैं भाई, ताकि हमें वहाँ पर ज़्यादा रिटर्न्स मिले। एंड ज़्यादा रिटर्न्स कब मिलेंगे, जब कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में बढ़ेंगे, इस प्रकार से बढ़ेंगे। तो अब देखो जरूरी नहीं है कि एकदम सेम टू सेम इसी प्रकार की परसेंटेज में होनी चाहिए, इससे थोड़ी सी ऊपर नीचे भी होती है तो चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा कम होती है तो वहाँ पर हमें सोच समझ कर ही डिसीजंस लेने चाहिए। अब देखो स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो ज़्यादा डेटा तो अवेलेबल नहीं है, पास्ट 1 ईयर की ही बात करते हैं। तो देखो पास्ट 1 ईयर में 2001% के सीएजीआर से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि 2000% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स कंपनी बनाकर दी है। फिर यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो यहाँ पर भी परसेंटेज काफ़ी बेहतरीन है, 28%, 30% और फिर 37%। अब चलो यहाँ पर हम बैलेंस शीट को डिस्कस करते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर भी हमें बढ़िया देखने को मिल रही है। जो कंपनी के कैश रिजर्व हैं ये कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, 47 करोड़, 57 करोड़, 62 करोड़ और फिर 141 करोड़। एंड इसके कंपैरिजन में यहाँ पर अगर हम बोरोइंग्स की बात करें, यानी कि कर्जे की बात करें, तो चलो ठीक है, कैश रिजर्व की तुलना में बोरोइंग्स कम हमें देखने को मिल रही है। बोरोइंग्स है फिलहाल 62 करोड़ की और कैश रिजर्व है 141 करोड़ की, चलो ठीक है। फिर यहाँ पर अगर हम टोटल एसेट्स की बात करें तो टोटल एसेट्स भी कंपनी के बढ़ रहे हैं बढ़िया तरीके से, देख सकते हो यहाँ पर 505 करोड़ पर टोटल एसेट्स अभी पहुंच चुके हैं, चलो ठीक है। 505 करोड़ के टोटल एसेट्स हैं कंपनी के पास। CWIP के अंदर 2 करोड़ हमें देखने को मिल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी डिस्कस करते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि काफ़ी टाइम से प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग्स हैं ये एकदम स्टेबल हैं, देख सकते हो 63.33% पर। FIIs की बात की जाए तो FIIs के तरफ से यहाँ पर ट्रिम हुए हैं। जून क्वार्टर में 0.95% से घटकर 0.6% हो चुकी है।
फिर यहाँ पर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की जो होल्डिंग्स हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं, 36.08%। तो यहाँ पर देखो ये एक बड़ी रिस्क है जिसे ध्यान में रखकर चलना है। पब्लिक की जो होल्डिंग्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा हैं। एफआईआईज की जो होल्डिंग्स हैं ये काफ़ी कम है, डीआईएच का तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, सब कुछ समझ लेने के बाद अब देखो अगर आपको स्टॉक के अंदर इंटरेस्ट लग रहा है, आप इन्वेस्टमेंट के लिए इच्छुक हो, तो यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है जिसे समझना है कि देखो यहाँ पर आप अगर अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे तो आपको मिनिमम 1 लॉट तो बाइंग करनी ही होगी। यहाँ पर लॉट साइज की सिस्टम चलती है और एक लॉट है 1000 शेयर्स की, तो मतलब आपको एक बार में 1000 शेयर्स बाइंग करने होंगे। और अभी के प्राइस के अकॉर्डिंग बात करें तो देखो 708 रुपये प्राइस है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 7,08,800 रुपये आपको लगेंगे एक बार में। ठीक है, देखो आज ही ये जो स्टॉक है ये 1:5 के रेशियो में स्प्लिट हुई है। ठीक है, आज ही, और स्प्लिट होने से पहले ही हमने डिस्कस भी किया था। पहले स्टॉक की प्राइस थी 3400-3500 के अप्रोक्स, जो कि आज स्प्लिट होकर 600-700 रुपये पर आ चुकी है। तो देखो स्प्लिट होने से कुछ वैसी बड़ी बेनिफिट नहीं होती है, बस स्टॉक के अंदर वॉल्यूम बढ़ जाता है, ये समझकर चलना है। इन्वेस्टर्स को भी थोड़ी सी खुशी लगती है कि यार पहले मेरे पास 200 शेयर्स थे, अब 1000 शेयर्स हो गए हैं, तो क्वांटिटी देखकर खुशी होती है। बाकी जो आपके इन्वेस्टमेंट के अमाउंट्स होते हैं वो एकदम सेम टू सेम उतना ही रहते हैं, ये ध्यान में रखकर चलना है। ठीक है, चाहे आप मतलब 100 रुपए की एक नोट रखो या फिर 50-50 की 2 नोट रखो, बात तो बराबर ही हुई ना। तो वही चीज़ें होती हैं स्प्लिट में। अब देखो यहाँ पर पहले स्प्लिट होने के पहले की बात करें तो 200 शेयर्स की लॉट साइज चलती थी। ठीक है, पहले के प्राइस के अकॉर्डिंग, और उस प्राइस के अकॉर्डिंग भी 7 लाख की ही वैल्यू बनती थी, मतलब करेंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। ठीक है, और अभी स्प्लिट होने के बाद जो लॉट साइज में शेयर्स की क्वांटिटी है उसे बढ़ा दी गई है। 1000 शेयर्स अब आपको खरीदने होंगे, पैसे आपको उतने ही लगेंगे। ठीक है, करेंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग। तो अब देखो यहाँ पर अगर आपके पास पैसे काफ़ी सारे हैं, अगर आपके पोर्टफोलियो की साइज 50 लाख 60 लाख से ऊपर है, तो फिर यहाँ पर रिस्क लेने की एक पल के लिए आप सोच सकते हो। लेकिन अगर आपकी पोर्टफोलियो की साइज है 5 लाख से लेकर 20 लाख 30 लाख इस प्रकार से, तो फिर इस प्रकार की कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो इस प्रकार की कंपनीज के अंदर वही लोग रिस्क लेते हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, और वो लोग के पास ऑलरेडी अच्छे अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, ब्लू चिप स्टॉक्स, या फिर मतलब बहुत ही बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स होल्डिंग्स में ऑलरेडी पड़े हुए हैं, एंड साथ ही साथ कुछ इस प्रकार की कंपनीज के अंदर रिस्क लेना चाहते हैं। और उनकी स्ट्रेटेजी ये होती है कि मैं इन्वेस्टमेंट तो कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ से अगर ये जो स्टॉक है 50% भी करेक्ट हो जाए, मतलब गिर जाए, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 70-80% तक भी ये स्टॉक गिर जाए तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार की स्ट्रेटेजी के साथ ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो क्या आप इतनी बड़ी अमाउंट्स लगाकर ये रिस्क लेने को तैयार हो? अगर इतनी बड़ी रिस्क लेने को तैयार हो तो ही इन्वेस्टमेंट की सोचना। ठीक है, क्योंकि ये जो छोटी छोटी कंपनीज होती है ना, ये अगर गिरने पे आए तो 20-30% क्या यार, इजिली 70-80% तक भी गिर जाते हैं, एंड लोअर सर्किट के साथ गिरेंगे तो फिर आप बेचना भी चाहोगे, निकलना भी चाहोगे तो निकल नहीं पाओगे। ये ध्यान में रखकर चलना है, बहुत ही ज़्यादा रिस्क है। बाकी रिवॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो रिवॉर्ड्स के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने देखा 7800 करोड़ की अप्रॉक्स मार्केट कैप है, लगभग 8000 करोड़ मानकर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम अभी के मार्केट कैप के अकॉर्डिंग बाइंग करते हैं, 1000 शेयर्स खरीद लेते हैं, इस प्राइस के अनुसार 7 लाख रुपए लगा देते हैं, और फिर ये जो स्टॉक है ये आगे बढ़कर 16,000 की मार्केट कैप कर लेती है पूरा, तो भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी ये ओवरऑल, फिर भी ये स्टॉक स्मॉल कैप ही रहेगी, लेकिन जो हमारे रिटर्न्स होंगे वो 2x हो जाएंगे, एक का डबल हो जाएगा।
तो ये एक बड़ी मतलब रिवॉर्ड्स मिलने की चांसेज होती हैं इस प्रकार की कंपनीज के अंदर। जैसे पहले कंपनी ने अपनी सेल्स एंड प्रॉफिट्स वगैरह को बढ़ाए हैं, अगर आगे भी उसी प्रकार से बढ़ाते चले जाती है तो फिर रिटर्न्स यार बहुत ही गजब के बन सकते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ों को समझना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीज़ें सभी हमें समझकर चलनी है। बाकी देखो, अब आप लोग सब कुछ समझ चुके हो, इन्वेस्टमेंट करने को भी अगर तैयार हो तो चार्ट के अंदर कैसी अपॉर्चुनिटीज हमें मिल रही है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो गाइस, चार्ट के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो स्टॉक है ये पास्ट में बॉक्स बना बना करके ऊपर साइड में शिफ्ट होते चली गई है। यहाँ पर देखो बॉक्स बनी, बॉक्स की ब्रेकआउट मिली और फिर बढ़िया तेजी आई, फिर से बॉक्स बनी, बॉक्स की ब्रेकआउट मिली और फिर बढ़िया तेजी आई, और यहाँ पर फिर से बॉक्स बनी है और बॉक्स की ब्रेकआउट भी मिल चुकी है। तो पास्ट की परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो स्टॉक के अंदर फिर से बढ़िया तेजी आ सकती है। लेकिन दोस्तों देखो, मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो क्या अभी यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए? जी नहीं, अभी इन्वेस्टमेंट करना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि अभी 52 वीक हाई के लेवल के आसपास ही ये स्टॉक ट्रेड कर रही है। 52 वीक हाई के लेवल से लगभग 5-6% की ही डिस्काउंट पर है स्टॉक, और इस प्रकार की छोटी छोटी कंपनीज के अंदर हम बड़ी रिस्क अगर ले रहे हैं तो फिर हमें सोच समझ कर ही कोई डिसीजंस लेने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी के ऊपर तो स्टडी करना ही है, एंड उसके बाद अपने तरफ से रिस्क को कैसे मैनेज करें। कैसे मैनेज कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा डिस्काउंट के साथ बाइंग करें, क्योंकि यार 7 लाख की अमाउंट लगाने की बात आ रही है, तो अगर कुछ डिस्काउंट मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया बात होगी। तो देखो यहाँ पर ये जो सपोर्ट की लेवल है 600 की, इस सपोर्ट पर लगभग 19-20% की डिस्काउंट मिल रही है, और 600 के लेवल पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो लगभग 6 लाख रुपए लग जाएंगे। अगर आप बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ बैठना चाहते हो और भी गिरावट के साथ बाइंग करना चाहते हो तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट की लेवल होगी 500 के अप्रोक्स। तो यहाँ पर 5 लाख रुपए आपको लगाने पड़ जाएंगे। अब देखो यार, यहाँ पर चूंकि एसआईपी करने का सवाल ही नहीं उठता है एक आम निवेशक के लिए, क्योंकि अमाउंट्स काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं, तो एक बार में ही अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बल्क में बाइंग हमारी हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता है कि यार यहाँ पर कोई मतलब एसआईपीज करके चलेंगे, एक बार से ज़्यादा बाइंग करेंगे अभी की जो सिस्टम है लॉट साइज वाली उस चीज़ के अनुसार। ठीक है, जो छोटे छोटे निवेशक होते हैं जिनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू 5 लाख 10 लाख 20 लाख इस प्रकार से होती है, उसके लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको एक बार ही इन्वेस्टमेंट करनी है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट लगानी है, तो कोशिशें यही होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेटर से बेटर डिस्काउंट के साथ बाइंग करें। ठीक है, ऐसे में रिस्क हमारी थोड़ी सी कम हो सकती है। इसी प्रकार से हम अपने रिस्क को मैनेज करके चल सकते हैं। अभी डिस्काउंट कुछ खास नहीं मिल रही है, अभी वैल्यूएशन भी काफ़ी हाई है स्टॉक की, 52 वीक हाई के लेवल पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर बाइंग करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। लेकिन दोस्तों ध्यान में रखना कि सिर्फ मेरे कहने के अनुसार कुछ भी डिसीजंस नहीं लेने हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप सभी को इस स्टॉक से रिलेटेड कोई भी बाई या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दिए जा रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपनी भी स्टडी एंड एनालिसिस करनी है, एंड उसके बाद ही अगर आपको ठीक लगे तो ही कोई डिसीजंस लेने हैं, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है। अब देखो गाइज, पर्सनली अगर मैं अपनी बताऊं तो अगर मुझे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना होगा तो मैं क्या करूँगा, वेट करूँगा डिस्काउंट की। अगर ये डिस्काउंट की जो लेवल है, सपोर्ट की जो लेवल है, यहाँ तक स्टॉक नहीं आती है और बढ़ते हुए और ऊपर चली जाती है, तो फिर मैं क्या करूँगा। तो देखो वहाँ से भी अगर 20-25% की डिस्काउंट मुझे मिल जाती है ओवरऑल, तो भी मुझे वो प्राइस ठीक लगेगी। ये मेरी स्ट्रेटेजी होती है। देखो कुछ लोग क्या करते हैं, कमेंट में रिप्लाई देते हैं कि यार ये पेशेंस के चक्कर में रहा तो स्टॉक और ऊपर बढ़ जाएगा। तो भाई फोमो के चक्कर में रहोगे तो नुकसान भी होगा, ये भी ध्यान में रखकर चलना है। ठीक है, फोमो में आकर कभी भी इस प्रकार की डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। बाकी दोस्तों, कहने का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप मेरी बात सुनकर यहाँ पर पेशेंस के साथ बैठे रहो। अगर आपको ठीक लग रहा है, आपकी स्टडी आपके एनालिसिस के अनुसार इस प्राइस पर भी बाइंग करना
सही लग रहा है तो फिर ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो बोंडाडा इंजीनियरिंग स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।